नमस्कार बच्चों। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर 9 इसी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों चैप्टर 9 इसी सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम जानेंगे। तो भारत में यूरोपियन प्रजा का आगमन और विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ था। तो बच्चों भारत में यूरोपियन प्रजा का जब आगमन हुआ था तो उस विशेष रूप से भारत में ब्रिटिश शासन की नीति रीति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयवाद का उद्भव हुआ था। इसी सन 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, यानी कि कौन से साल में हुई थी? तो बच्चों इसी सन 1857 में भारत में महत्वपूर्ण घटना बनी थी। इस घटना की भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रथम घटना के स्वरूप में माना जाता है। तो बच्चों इस घटना के भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रथम घटना के रूप में माना गया है। तो किसे बच्चों? तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को। तो बच्चों हम देखेंगे कि इसी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उद्भव के कारण कौन कौन से थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष, यानी कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जो सत्ता स्थापित की गई थी उसके द्वारा और लिए अपने हुए दमनकारी कूटनीति के कारण ही भारत में भारी मात्रा में पैदा हुआ असंतोष। जो कूटनीति वो सब कारण थे, उसके कारण जो पैदा हुआ लोगों में असंतोष। इसी सन 1857 के संग्राम का मुख्य कारण था। यह असंतोष क्यों पैदा हुआ उसका विवरणवार कारण अब हम जाने। तो बच्चों भारत में अंग्रेजों का सत्ता स्थापित करने के लिए अपनाई हुई दमनकारी और कूटनीति के कारण भारत में भारी मात्रा में असंतोष लोगों में पैदा हुआ था और इसी सन 1857 के संग्राम का वो सबसे महत्वपूर्ण कारण था। यह असंतोष क्यों पैदा हुआ उसका विवरणवार कारण अब हम जानेंगे। तो बच्चों सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से थे वो देखेंगे। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो रीत अपनाई थी उसने लोगों में भय पैदा कर दिया था। उन्हें लगा कि कंपनी सरकार इरादापूर्वक ईसाई धर्म स्वीकार कराकर भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो रीतियाँ अपनाई गई थी वो उससे लोगों में क्या पैदा हुआ था? भय, यानी कि डर पैदा हो गया था। उन्हें लगा कि कंपनी सरकार वो अपने इरादे से क्या करना चाहते थे? ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगों को स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति को धीरे धीरे क्या करने वाले थे? धीरे धीरे नष्ट करना चाहते थे। सेना में, जेलों में तथा रेलवे में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवहेलना की जाती थी। तो बच्चों सेना में भर्ती करना, जेलों में भर्ती करना और रेलवे में भर्ती करना भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार भारत के जो लोग थे उनकी बारंबार अवगणना की जाती थी, उसे मान्यता नहीं दी जाती थी। समाज का बड़ा भाग उस समय रूढ़िवादी था। समाज का कई ऐसा भाग था वो रूढ़िवादी में मानते थे, इसलिए नई परिवर्तन ने उनमें असंतोष पैदा किया था। इसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन न होने से उनमें असंतोष पैदा हुआ था। परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपने सामाजिक धार्मिक ढांचे को टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में जुड़े। तो 1857 का ये जो परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपने सामाजिक और धार्मिक ढांचे को हमेशा टिकाए रखने के लिए इस संग्राम में जुड़ गए थे। तो बच्चों हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो उस समय अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की थी। तो उस समय अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने
की आयोजन किया करता था। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के अधिकांश वर्ग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे। उसके परिणाम स्वरूप भारत के कई समाज के लोग अधिकांश वर्ग क्या हुए थे, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके थे। जमींदार और किसान भूमिहीन हो जाने से उन्हें संग्राम में भाग लिया और उसमें जमींदार और किसान वर्ग था वो भूमिहीन यानी कि उसके पास जमीन बची नहीं थी, उसके कारण उन्होंने संग्राम में भाग लिया था। तो बच्चों हम देखेंगे राजनीतिक कारण कौन सा था वो। इसी सन 1764 के बक्सर के युद्ध में विजय के बाद दीवानी सत्ता मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपनाई। तो बच्चों आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों कब आएगा, इसी सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और वही विजय के बाद दीवानी सत्ता मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विस्तार की नीति अपनाई। कंपनी के अधिकारियों ने अपनी कूटनीतियां तथा अनुचित गठबंधन से भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता स्थापित की। तो बच्चों कंपनी के कई अधिकारियों ऐसे थे, उसके अन्यायी कूटनीतियां थी और अनुचित गठबंधन से भारत के बहुत से प्रदेशों पर सत्ता धीरे धीरे स्थापित कर ली। इस नीति का भोग बनने वाले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा बिहार के जागीरदार राजा कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर इस संग्राम का नेतृत्व लिया था। तो बच्चों इस नीति का भोग कौन कौन राजा बने थे, तो इस नीति का भोग बनने वाले कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के रहने वाले जागीरदार राजा कुंवर सिंह जैसे अनेक नेताओं ने आगे चलकर इस संग्राम का नेतृत्व किया था। तो बच्चों सैनिक कारण कौन सा था वो हम देखेंगे कि विशाल भारत में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या कम थी। सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात लगभग 6:1 का था। सेना में उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे थे। तो बच्चों विशाल भारत में यानी कि सबसे बड़ा जो भारत है उसमें ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात लगभग 100:1 का था। सेना में उच्च पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित रखे जाते थे। भारतीय सिपाहियों को पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित थे। तो भारतीय सिपाहियों के पदोन्नति यानी कि पद प्राप्त करने के लिए अवसर बहुत सीमित यानी कि बहुत कम थे। भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों के वेतन में भी बहुत अधिक अंतर था। तो भारतीय और अंग्रेज सिपाहियों में वेतन यानी कि उनकी सैलरी उसमें बहुत ज़्यादातर अंतर यानी कि डिफरेंट था। भारतीय पैदल सिपाहियों को मासिक 7 रुपये मिलते जबकि अंग्रेज सिपाही को मासिक 150 रुपये वेतन मिलता था। तो कितना डिफरेंट था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय पैदल सिपाहियों को मासिक यानी कि एक महीने की तनख्वाह कितनी मिलती थी, 7 रुपये तक की मिलती थी। और जबकि अंग्रेज सिपाहियों थे वो उन्हें 150 रुपये जितना वेतन मिलता था यानी कि सैलरी मिलती थी। तो 7 और 150 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अंग्रेजों को 150 रुपये मिलते थे और भारतीय पैदल दल सिपाहियों को 7 रुपये मिलते थे। अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों के बहुत हल्का और तुच्छ समझते थे यानी कि अंग्रेज अफसर लोग भारतीय जो सिपाही थे उन्हें कैसे समझते थे, बहुत हल्का और तुच्छ जाति के समझते थे। उस समय भारतीयों के लिए समुद्र पार करने की मनाही थी। जो उस समय भारतीयों के लिए समुद्र या नदी जल वाला प्रभाव जो होता है उससे पार करना मना था। उसका पालन नहीं करने वालों के अपने समाज में जाति से बाहर करवा दिए जाते थे। उसका जो भी व्यक्ति क्या करता था, पालन नहीं करता था, उसे समाज से जाति बाहर कर दिया जाता था कि भारी सजा की जाती थी। जो उस नियम को मानते नहीं थे उसको क्या करते थे,
समाज से छाती बाहर किए जाते थे। ऐसा होने पर भी भारतीय सिपाही को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश करने के लिए भेजा जाता था। इसीलिए अन्य भारतीयों की तरह की अन्य सिपाहियों की भी ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। इसीलिए अन्य भारतीयों की तरह यह सिपाहियों की भी लगा कि उनका धर्म खतरे में पड़ रहा है। सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण सामान्य प्रजा को भोगने और दुखों का सीधा प्रभाव उनके असर पड़ता है। तो बच्चों, उसे भारी सजा दी जाती थी। ऐसा होने पर भी भारतीय सिपाही को अनिवार्य रूप से विदेशों में ब्रिटिश युद्ध करने के लिए भेज देते थे। इसलिए अन्य भारतीयों की तरह अन्य सिपाहियों को भी धीरे धीरे लगने लगा कि हमारा धर्म अब खतरे में पड़ रहा है, हमारी संस्कृति अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सिपाही भी भारतीय समाज का एक अंग होने के कारण सामान्य प्रजा को भोगने पड़ते दुख, यानी कि सामान्य लोगों को क्या भोगने पड़ते थे, दुखों सहन करने पड़ते थे और उसका सीधा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता था। तो बच्चों, हम देखेंगे तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण कौन से थे वो देखेंगे। विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों का रोष क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों पर बढ़ता जाता था। यानी कि विदेशी शासन के विरुद्ध, यानी कि उनके बारे में लोगों का रोष दिन प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इसी दौरान इसी सन 1857 के जनवरी महीने में भारत की सेना में एनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। तो बच्चों, इसी दौरान विदेश के शासन के विरुद्ध के लोगों द्वारा तो धीरे धीरे रोष से क्रमशः अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता ही गया। इसी दौरान इसी सन 1857 के जनवरी महीने में भारत की सेना में अनफील्ड राइफल दाखिल किया गया। उसमें उपयोग की जाने वाली कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। वो एनफील्ड राइफल का उपयोग कैसे होता था, तो उसमें उपयोग की जाने वाली कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। इस कारतूस को उपयोग करते समय दांत से तोड़ना पड़ता था। ये जो एनफील्ड राइफल थी उसमें कारतूस बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था और वो कारतूस को उपयोग करते समय दांत से तोड़ना पड़ता था। वो दांत से तोड़ने से क्या होता है, धार्मिक दृष्टि से क्रमशः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। तो दांत से तोड़ने से हमारा कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म उस दृष्टि से क्रमशः हम मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्हें ऐसा लगा कि अंग्रेज उन्हें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी उन्हें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ऊपरी अफसरों से इस संबंध में शिकायत की। तो धीरे धीरे अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने हिंदुओं ने क्या किया था, धीरे धीरे इस संबंध में शिकायत करने लगे। परंतु उसका असंतोषजनक उत्तर मिलने पर सर्वप्रथम बैरकपुर की 19वीं पलटन ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऊपरी अफसरों से इस संबंध में शिकायत की, परंतु अंग्रेज अफसर ने वो शिकायत नकार दी। परंतु उसका असंतोषजनक उत्तर, यानी कि हिंदुओं को संतोषकारक उत्तर मिला नहीं। सर्वप्रथम बैरकपुर ही 19वीं पलटन ने इस चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। इससे पूरी पलटन को ही बिखरे दिया गया। तो बच्चों, हम देखेंगे संग्राम का आयोजन और मंगल पांडे। इसी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत से समक्ष संग्राम का आयोजन था। नाना साहेब, पेशवा बहादुर शाह, जफर, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि उसमें शामिल थे। तो बच्चों, संग्राम का आयोजन और किसने किया था, मंगल पांडे ने। तो इसी सन 1857 के मई महीने की 31 तारीख को पूरे देश में एक साथ
ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत से समक्ष संग्राम का आयोजन किया था, लेकिन उसमें कौन कौन से नेताओं जुड़े थे? तो नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, अवध का नवाब आदि उसमें सम्मिलित थे। तो बच्चों आप लाइन कर सकते हो। कुशल और बहादुर सेनापति तात्या तोपे और कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार अजीमुल्ला खां की परिश्रम कर रहे थे। तो बच्चों उसमें कौन कौन से नेता सम्मिलित थे? और कुशल और बहादुर सेनापति कौन थे? तात्या तोपे। और वो कुशाग्र बुद्धि से आयोजन करने वाले कौन थे? रंगो बापूजी तथा प्रखर विधिवक्ता पत्रकार कौन थे? अजीमुल्ला खां भी परिश्रम कर रहे थे। संग्राम के लिए प्रजा को तैयार करने के लिए सैनिकों के लिए प्रतीक रूप से रोटी और प्रजा के लिए कमल के प्रतीक गांवों तक पहुँचे। तो संग्राम के लिए प्रजा को धीरे धीरे तैयार करने के लिए और सैनिकों के लिए प्रतीक रूप से रोटी, उसका प्रतीक कौन सा था? रोटी। और प्रजा के लिए कमल के प्रतीक गांवों तक पहुंच गए। मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और ओलिया तथा भजनी के लोगों तक यह संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बच्चों एक वाक्य का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि लोगों तक संदेशा पहुंचाने में बड़ी भूमिका किस किसने निभाई थी? तो किस किसने आएगी? मौलवी, पुजारी, भक्त, फेरी वाले, लोकनायक और ओलिया तथा भजनिकों ने लोगों तक संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बच्चों आगे देखेंगे। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस उपयोग करने का मंगल पांडे ने विरोध किया। इस घटना के कारण 31 मई को निश्चित किए गए संग्राम की शुरुआत थोड़े दिन पहले ही हो गई। आयोजन बिखरे के परिणाम स्वरूप लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। तो बच्चों एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस उपयोग करने का मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था। इस घटना के कारण जो 31 मई को 1857 होने वाला था, वो 31 मई को जब निश्चित किया था, वो संग्राम की शुरुआत थोड़े ही दिन पहले हो गई थी। आयोजन बिखरने के परिणाम स्वरूप लक्ष्य जो पूर्ण करने वाले थे वो पूरा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे और 7 रुपये के वेतन से ब्रिटिश सेना में जुड़े मंगल पांडे 29 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हो गए। यानी कि बच्चों उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए। 9.1 में आप देख सकते हो मंगल पांडे का चित्र। उसका वेतन कितना था? 7 रुपये वेतन से ब्रिटिश सेना ने जुड़े मंगल पांडे 29 मार्च को संग्राम के लिए तैयार हुए। 26 वर्ष के मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर माथे पर तिलक लगाकर मैदान में आए। तो मंगल पांडे कितने साल के थे, कितने बरस के थे? तो 26 वर्ष के मंगल पांडे युद्ध के पोशाक में सज धज कर यानी कि वो तैयार होकर तिलक लगाकर मैदान में आ गए। बाकी सैनिकों को भी ललकारा और उनके साथ अन्य कई नेताओं थे, उसे भी ललकारा। सैनिक उनके साथ थे, परंतु 31 मई तक राह देखने के लिए सहमत थे। सैनिक उनके साथ में ही थे, लेकिन वो 31 मई तक राह देखने के लिए तैयार थे। मंगल इतनी धीरज नहीं रख सके। मंगल पांडे क्या कर नहीं सके? धीरज नहीं रख सके। उन्हें पकड़ने का आदेश मेजर हुसैन ने दिया। मंगल पांडे को पकड़ने के लिए मेजर हुसैन ने हुक्म दे दिया था, परंतु कोई मानता नहीं था। मंगल की राइफल ने उसे भून डाला। तो मंगल की राइफल थी, उसे मेजर हुसैन को भून डाला। दूसरे अफसर को भी मंगल पांडे ने धूल चटा दिया। दूसरे अन्य उसके साथ अफसर थे, उसको भी धूल चटा दिया। भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र जो ब्राह्मण था
उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सैनिकों का घेराव बढ़ जाने पर मंगल पांडे ने आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया। तो बच्चों हम देखेंगे कि भारतीय सैनिकों ने इस पवित्र ब्राह्मण को गिरफ्तार यानी पकड़ने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सैनिकों का घेराव धीरे धीरे बढ़ने लगा। मंगल पांडे ने आत्मा बलिदान का मार्ग पसंद किया। तो मंगल पांडे ने खुद आत्मा बलिदान का मार्ग चुन लिया। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोड़ हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि उसमें 1857 के संग्राम के आयोजन की जानकारी प्राप्त करनी थी। क्योंकि मंगल पांडे ने खुद ही अपने आप ही आत्मा बलिदान पसंद किया और वो खून से लथपथ हो गए थे। खून से लथपथ सिपाही को ताबड़तोड़ यानी कि तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि उनसे क्या जानना था 1857 का 1857 जो होने वाला था संग्राम, उसका आयोजन की जानकारी किसे प्राप्त करनी थी? मंगल पांडे से अंग्रेज अफसरों को जाननी थी। तो बच्चों हम देखेंगे कि 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर सैनिक अदालत का नाटक शुरू हुआ। तो बच्चों 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर सैनिक अदालत का नाटक धीरे धीरे शुरू हो गया। पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में चलाई गई और फांसी की सजा सुनाई, परंतु अंग्रेजों को इस 10 व्यक्ति के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस तरह की मंगल पांडे इसी सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने। तो बच्चों 6 अप्रैल 1857 से मंगल पर सैनिक अदालत का धीरे धीरे नाटक शुरू होने लगा, परंतु पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में चलाई गई और फांसी की सजा भी सुनाई गई, परंतु अंग्रेजों को इस वक्त के यानी कि मंगल पांडे के पास से कोई भी जानकारी 1857 का संग्राम का आयोजन जो किया गया था उसके बारे में कोई भी जानकारी मिली नहीं। 8 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस तरह के मंगल पांडे इसी सन 1857 के संग्राम के प्रथम शहीद बने थे। तो बच्चों भारत 1857 स्वतंत्र संग्राम के केंद्र कौन कौन से हैं वो देख सकते हैं। मेरठ, दिल्ली, बराकपुर, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, कापली, इलाहाबाद, बनारस, जगदीशपुर, आबू, इंदौर, संतारा, कोल्हापुर, बेलगांव। तो बच्चों 1857 स्वतंत्र संग्राम के यह केंद्र है वो आप मानचित्र में देख सकते हैं। 9.2 में इसी सन 1857 संग्राम के फैलाव वाले प्रदेश कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों देखेंगे संग्राम का फैलाव और उनके नेता कौन कौन से थे वो हम देखेंगे। दिल्ली और बहादुर शाह जफर। मेरठ के सिपाही 11 मई के सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वहां के सिपाहियों की सहायता से दिल्ली पर कब्जा लिया। 80 वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद भारत के सम्राट के रूप से घोषित किया। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व स्वीकार किए जाने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम देश के अनेक भागों में फैल गया। यानी कि बच्चों आप देख सकते हैं बहादुर शाह जफर की ये तस्वीर है। वो मेरठ के सिपाही 11 मई की सुबह कहाँ पहुँचे थे? दिल्ली। उन्होंने वहाँ के सिपाहियों की सहायता यानी कि मदद से दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ऐसे वर्ष के वृद्ध बहादुर शाह जफर को समझाकर अंत में हिंद भारत के सम्राट के रूप में घोषित यानी कि घोषणा की। बहादुर शाह द्वारा संग्राम का नेतृत्व किसने स्वीकारा था? स्वीकारने के लिए जानने से संग्राम को प्रोत्साहन मिला और संग्राम के देश के अनेक भागों में धीरे धीरे फैलता गया। तो 9.3 में बहादुर शाह जफर तो आपने देख लिया। तो 9.4 में आप देख सकते हो नाना साहब। तो बच्चों हम देखेंगे कानपुर और नाना साहब। कानपुर में 4 जून 1857 से संग्राम शुरू हुआ था। तो बच्चों आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कानपुर में 4 जून
1857 से संग्राम शुरू हुआ था। संग्रामकारियों ने शहर को अधिकारियों में लेकर पेशवा नाना साहब के नेतृत्व करने के लिए विवश किया। यानी कि संग्राम में जो भी नेताओं थी, जिसने भी भाग लिया था, उसने वो शहर को अधिकारियों में लेकर पेशवा नाना साहब को नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। 22 दिनों के घेराव के बाद अनाज पानी घट जाने पर अंग्रेजों को शरणागति स्वीकारनी पड़ी। यानी कि 22 दिनों जैसे ही गुजरते जाते हैं, वैसे ही घेराव के बाद अनाज पानी धीरे धीरे कम यानी कि घटने लगा। अंग्रेजों को इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप शरणागति स्वीकारनी पड़ी। तो बच्चों, बिहार और कुंवर सिंह, तो 9.5 में कुंवर सिंह की हम मानचित्र देखेंगे। बिहार और कुंवर सिंह, बिहार में पटना जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र थे। तो बिहार के कुंवर सिंह बिहार में पटना और जगदीशपुर संग्राम के मुख्य केंद्र रहे थे। जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। यानी कि जगदीशपुर के 70 वर्षीय जागीरदार कौन थे? कुंवर सिंह ने संग्राम का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। उन्होंने एक नौजवान की तरह लड़कर अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने नौजवान यानी कि युवान की तरह लड़कर यानी कि युद्ध कर वीरतापूर्वक सामना किया था, डट कर सामना किया था। एक बार उनकी कलाई में गोली लगी। घाव का जहर शरीर में फैल न जाए, इसके लिए स्वयं अपनी तलवार से हाथ की कोहनी से काट कर गंगा नदी में अर्पित कर दिया था। यानी कि वो कैसे थे? वो वीरतापूर्वक सामना करते थे। और एक बार उनकी कलाई में क्या लगी थी? गोली। और उसके शरीर में धीरे धीरे घाव का जो जहर था, वो जहर पूरी शरीर में फैलने लगा था। इसीलिए वो स्वयं यानी कि अपने आप उसकी तलवार से ही अपने हाथ की कोहनी क्या करते? वो काट देते और गंगा नदी में अर्पित कर देते। उन्होंने मृत्यु से पहले अपना जगदीशपुर अंग्रेजों के कब्जे में से छुड़ा लिया था। उसका मृत्यु होने से पहले अपना जगदीशपुर अंग्रेजों के चुंगाल में से छुड़ा लिया था। तो 9.5 कुंवर सिंह की मानचित्र आप देख सकते हो। तो बच्चों, हम आगे देखेंगे झांसी और वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, आप मानचित्र देख सकते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वीरांगना थी। उसके दत्तक पुत्र के गद्दी के अधिकार को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई क्या थी? एक वीरांगना थी। उसके दत्तक पुत्र गद्दी पर न आए, इसके लिए अंग्रेज अधिकारों को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसका पुत्र क्या था? दत्तक। इसीलिए लक्ष्मीबाई भी संग्राम में जुड़ी थी। इसीलिए वो 1857 के संग्राम में जुड़ी थी। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से एक थी। वे संग्राम के बहादुर नेताओं में से वीरांगना एक थी, वो रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्त्रियों की एक सेना तैयार की थी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने युद्ध लड़ने के लिए स्त्रियों की सेना खड़ी की थी। वे वीरतापूर्वक लड़ी थी। अंग्रेज अधिकारियों के मत अनुसार रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी? वीरांगना नेता थी। वे वीरतापूर्वक युद्ध में लड़ी थी। अंग्रेज अधिकारियों के मत अनुसार यानी कि परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई 1857 के संग्राम के नेताओं में श्रेष्ठ स्त्री नेता कहलाई गई थी। तो बच्चों, हम देखेंगे कि बहादुर सेनापति तात्या तोपे। तो बहादुर सेनापति तात्या तोपे की आप तस्वीर मानचित्र देख सकते हैं। कानपुर के नेता नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व बहादुर और शक्तिशाली तात्या तोपे को सौंपा। तात्या तोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति बने। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या ने निष्ठापूर्वक संभाला था। तो बच्चों, कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब पेशवा ने सेना का नेतृत्व
सौंप दिया था। बहादुर और शक्तिशाली तात्या तोपे को सौंप दिया था। तात्या तोपे नाना साहब के बहुत ही विश्वासी व्यक्ति बने थे। कानपुर की मुक्ति के लिए सेना का सेनापति पद तात्या ने निष्ठापूर्वक संभाल लिया था। यह उनके जीवन का पहला सेनाधिनायक पद था। यह जो था वो जीवन का तात्या तोपे का सबसे अधिक सेनाधिनायक पद था। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या तोपे समग्र देश की सशस्त्र क्रांति पर छा गए। फिर तो 2 वर्ष तक तात्या तोपे समग्र यानी कि पूरे देश पर शस्त्र क्रांति पर छा गए थे। उन्होंने कला पीको किया, उन्होंने कला पीको मुक्त किया। तात्या तोपे जितना युद्ध किसी भी सेनापति ने नहीं किया था, तो तात्या तोपे ने जितना भी युद्ध किए थे उतना युद्ध किसी भी नेता ने नहीं किए होंगे। इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। तो इसके बाद भी उत्तर भारत में जैसे कि बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। राजपूताना में अजमेर, नशीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य देखने को मिलते थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड़ और धारवाड़ में संग्रामकारियों के प्रयास वीरतापूर्वक परंतु नीटकूट थे। तो बच्चों, इसके बाद भी उत्तर भारत में बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में भारतीय सैनिक संग्राम में जुड़े थे। राजपूताना में अजमेर, नशीराबाद, आबू आदि तथा मध्य भारत में ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर और धार में भी संग्राम के दृश्य जगह जगह देखने को मिलते थे। दक्षिण भारत में सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगुड़ और धारवाड़ में संग्रामकारियों को प्रयास वीरतापूर्वक परंतु छिटकूट थे। तो बच्चों, हम देखेंगे 1857 संग्राम और गुजरात। तो बच्चों, 1857 का संग्राम और गुजरात में संग्राम का आरंभ अहमदाबाद की 7वीं सैनिक टुकड़ी ने जून 1857 में किया था। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गुजरात में संग्राम का आरंभ कब हुआ था? तो अहमदाबाद की कौन सी टुकड़ी ने किया था? तो 7वीं सैनिक टुकड़ी ने किया था। वो भी कब? तो जून 1857 में किया गया था। तो आप लाइन कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परंतु उन्हें तुरंत दबा दिया था। पंचमहाल के दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटनाएं घटी थी। पंचमहाल में कब हुई थी? दाहोद, झालोद और गोधरा में जुलाई महीने में संग्राम की घटना घटी थी, यानी कि बनी थी। सैनिकों ने लोगों की मदद से सरकारी कार्यालय को कब्जे में किया, यानी कि सैनिकों ने लोगों की मदद से, इन लोगों की हेल्प से सरकारी कार्यालय को कब्जे कर लिया था। परंतु सरकारी दलों ने उन्हें हराया था। परंतु सरकारी दल आए हुए थे, उन्होंने हरा लिया। पंचमहाल के नायकड़ा लोगों का संग्राम लगभग 1 वर्ष तक जारी था। पंचमहाल में नायकड़ा जाति के कई लोग थे, उनका जो संग्राम था वो लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा था। तो बच्चों, हम देखेंगे खेड़ा जिले में आनंद के मुखिया कौन थे? गरबड़दास पटेल ने कोली नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करने खानपुर के ठाकुर जीवा भाई के सहयोग से संग्राम छेड़ा था। उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी, कृष्णदास देव ने भी साथ दिया था। तो बच्चों, खेड़ा जिले में आनंद के मुखिया कौन थे? गरबड़दास पटेल ने कोली नायकड़ा आदि जाति के लगभग 2000 लोगों को इकट्ठा करने पर खानपुर के ठाकुर कौन थे? जीवा भाई के मदद से संग्राम छेड़ा गया था। उन्होंने अंग्रेजों का सामना करने के लिए मालाजी जोशी और कृष्णदास देव ने भी साथ दिया था। अंत में गरबड़दास के साथियों ने पकड़े जाने से उन्होंने
सरकार ने तोप के गोले से उड़ा दिया था। अंत में क्या हुआ था, गड़बड़दास के अन्य जो साथी थे वो पकड़े गए थे और उसके बाद उस सरकार ने तोप के गोले से उन्हें उड़ा दिया था, जबकि गड़बड़दास को देश निकालने की सजा के रूप में अंदमान भेज दिया। यानी कि आखिर में गड़बड़दास को देश निकालने की सजा के रूप में अंदमान में भेज दिया गया था, जहां उनका अवसान हो चुका था। ईडर से 16 मीटर दूर चांडू, ईडर से 16 मीटर दूर क्या आया हुआ है, चांडू गांव के लोग नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में संग्राम में जुड़ गए। कौन कौन जुड़े थे, ईडर से 16 मीटर दूर चांडू गांव आया हुआ है, उसमें लोग गांव के लोग और नाथाजी और यामाजी के नेतृत्व में उसके हस्तक हेठल जो संग्राम में जुड़ गए। ओखा मंडल और बाराडी के बीच नंदाणा गांव में ब्रिटिश सैनिक सामनी थी। ओखा मंडल और बाराडी के बीच नंदाणा गांव में ब्रिटिश सैनिक सामने आई हुई थी। नौसेना का सेनापति डोनावन अधिक होकर 4 अक्टूबर की प्रांतीय काल सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। तो नौसेना का सेनापति कौन था, डोनावन अधिक होकर 4 अक्टूबर की प्रांतीय काल यानी कि सुबह से सैन्य लेकर बेट की खाड़ी में पहुंच गया। सामने था बेट द्वारका का किला। डोनावन ने तोपमारी का आदेश दिया। सामने क्या था, बेट द्वारका का किला आया हुआ था। डोनावन ने तोपमारी का आदेश दे दिया था। वाघेरो के पास तो ऐसी कोई आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी और सामने कौन था, वाघेरो, तो उसके पास कोई भी आधुनिक युद्ध सामग्री नहीं थी। किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। किले पर धड़ाधड़ गोले छूटने लगे। वाघर स्त्रियों ने रास्ते खोज निकाले। वाघर स्त्रियां कैसी थी, निपुण और होशियार थी और उसने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने घर के गद्दों को भिगोकर बिना किया और किले पर आई और वो वाघर स्त्रियों ने क्या किया था तो उन्होंने अपने घर में रखे हुए गद्दों को पानी में भिगाकर वो किले पर आई और पुरुषों को कहा कि तुम हथियारों से युद्ध करो। और वाघर स्त्रियां अपने पुरुषों से कहती है कि अब तुम हथियारों से युद्ध करो, हम तो गोला इन भीगे गद्दों से झेल कर ठंडा कर देंगे। तो स्त्रियां क्या कर रही थी, वो जो गद्दे भिगो कर गद्दे लाई थी उस गद्दे में तोप गोला भीगे गद्दे से झेल कर ठंडा कर देगी। इन कार्यों को वाघर स्त्रियों ने किया। ये निपुण कार्य जो है वो वाघर स्त्रियों ने किया था। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। यह ऐसी घटना है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने अंग्रेज दुश्मन को तोप गोले को झेलकर नाकाम बना दिया था। तो बच्चों, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं था और कोई स्त्रियां ने नहीं की थी। वो यह ऐसी घटना थी जिसमें अपने आप की यानी कि अपने जान की परवाह किए बिना महिलाओं ने साथ दिया। अंग्रेज दुश्मनों को तोप गोले को झेल कर नाकाम बना दिया था। झांसी की नारी लक्ष्मीबाई जैसे ही यह साहसी कार्य था, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कार्य किया था वैसे ही ये साहस भरा कार्य था। ये सभी लक्ष्मीबाइयों ही थी। ये सब वाघर स्त्रियां थी, वो लक्ष्मीबाई जैसे ही थी। गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ जिसे क्या कहते हैं, गुजरात की लक्ष्मीबाइयाँ थी। उत्तर गुजरात में पाटण, खेरालू, भिगोड़ा, मुंडेरी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की सहायता से संग्राम हुए। यानी कि उत्तर गुजरात में कौन कौन से थे तो पाटण, खेरालू, भिगोड़ा, मुंडेरी आदि जगहों पर स्थानीय लोगों की मदद से संग्राम हुए थे। इसके उपरांत दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या तोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। तो बच्चों, स्वतंत्र संग्राम के बाद
दिसंबर 1858 में सेना के साथ तात्या तोपे गुजरात में आकर 15 दिन पंचमहाल में रुके थे। अंग्रेज सेना पीछे पड़ने से अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। तो अंग्रेज सेना उसके पीछे पड़ गई है, उससे अंत में उन्हें बांसवाड़ा के जंगलों की तरफ जाना पड़ा। संग्राम का अंत कैसे हुआ? तो बच्चों, संग्राम का अंत, संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों एवं सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से मिलती थी। संग्राम के दौरान अंग्रेज सरकार को शस्त्रों एवं सैनिकों की नई साधन सामग्री इंग्लैंड, ईरान आदि स्थानों से धीरे धीरे मिलने लगी। इसी सन 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ। तो बच्चों, एक वाक्य को आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संग्राम का आरंभ कब हुआ था? तो इसी सन 1857 की 10 मई को संग्राम का आरंभ हुआ था, परंतु इसी सन 1857 के जून के अंत में तो अंग्रेजों के पास बनारस और इलाहाबाद का पुनः आ गए थे। तो ईस्वी सन 1857 के जून के अंत में यानी कि आखिर में अंग्रेजों के पास क्या था? बनारस और इलाहाबाद पुनः यानी कि फिर से वो आ गए थे। जुलाई के अंत में कानपुर जीत लिया, जुलाई के अंत में यानी कि आखिर में कानपुर जीत लिया। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस ले लिया। सितंबर 1857 में दिल्ली वापस कर लिया। बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल बंदी कर लिए गए। बहादुर शाह और उनकी बेगम कौन थी? जीनत महल। उन दोनों को बंदी बना लिया था। उनके शाहजहादों का अंग्रेजों ने वध कर दिया और उनके जो शाहजहाद यानी कि पुत्र थे उन्हें मार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रखा गया। बहादुर शाह और उनकी बेगम यानी कि पत्नी बर्मा की राजधानी कौन थी? रंगून, और रंगून की जेल में रखा गया था, जहां उनकी क्या हुई थी? मृत्यु यानी कि अवसान हुआ था। मार्च 1858 में लखनऊ को वापस लिया। झांसी की रानी के ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन हुआ। वे कालपी की तरफ चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह को मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बच्चों, मार्च 1858 में लखनऊ को वापस ले लिया। झांसी की रानी की ही एक विश्वासघाती के कारण झांसी का पतन होने लगा। वे कालपी की तरफ चली गई। उसके बाद भी घमासान लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर के कुंवर सिंह कौन थे? मरण तुल्य चोट लगने से अप्रैल 1858 में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो नाना साहेब पेशवा अंतिम पराजय के बाद नेपाल की तरफ गए। बाद में उन्होंने भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास किया। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि 1902 में उनका अवसान हो गया। तो बच्चों, नाना साहेब पेशवा अंतिम पराजय यानी कि आखिरी पराजय के बाद नेपाल की तरफ चले गए और बाद में उन्हें भावनगर जिले के सीहोर गांव में निवास यानी कि रहने लगे। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इसी सन 1902 में उनका अवसान हो गया था। तो बच्चों, एक परिचित ने विश्वास करके तात्या को सरकारी अफसरों के हवाले किया। तो बच्चों, परिचित ने यानी कि जान पहचान वाले लोग विश्वासघात करके तात्या को सरकारी अफसर के हवाले कर दिया था। सरकार ने 1800 अप्रैल 1859 के दिन तात्या तोपे को फांसी दे दी और ऐसा सरकारी भुगतान प्रकाशित हुआ है। जबकि परिचित यानी कि जान पहचान वाले लोग जिसने क्या किया था? विश्वासघात करके तात्या तोपे को सरकारी अफसर के हवाले कर दिया था और सरकार ने
18 अप्रैल 1859 के दिन तात्या तोपे को फांसी दी जाती है। सरकारी वृत्तांत यानी कि सरकारी जो वर्तमान पत्र आता है उसमें प्रकाशित हुआ था, जबकि अलग अलग माध्यमों से ऐसा जानने को मिलता है कि तात्या को बचाए गए, परंतु अन्य साम्यत वाले व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी। यानी कि जबकि अलग अलग माध्यमों से यह पता चलता है कि तात्या तोपे तो बच गए थे, परंतु अन्य कोई व्यक्ति था उसे फांसी दी गई थी। तात्या ने जीवन के अंतिम वर्ष नवसारी में बिताए ऐसा माना जाता है, और तात्या तोपे ने अंतिम यानी कि आखिरी जो दिन बचे थे वो नवसारी में बिताए थे ऐसा माना जाता है। तो बच्चों हम देखेंगे संग्राम निष्फल क्यों हो गया। तो बच्चों संग्राम कैसे निष्फल हो गया? तो संग्राम में संकलन का अभाव था। संग्राम केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में लड़ा गया। जहाँ शक्ति कम पड़ी वहाँ अतिरिक्त नई शक्ति, शस्त्रों और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुँचाने की व्यवस्था नहीं थी। यानी कि बच्चों संग्राम में क्या था? समानता नहीं थी। संग्राम के केंद्रीय नेतृत्व के बदले मात्र स्थानीय नेतृत्व में ही लड़ाया गया। जहाँ शक्ति कम पड़ी वहाँ अतिरिक्त नई शक्ति नहीं थी। शस्त्रों और सैनिकों के स्वरूप में सहायता पहुँचाने की व्यवस्था नहीं थी। तो बच्चों 2 संग्राम की शुरुआत निश्चित तारीख से पहले हो गई, जिसमें संग्राम का आयोजन बिखर गया और अंग्रेज सचेत हो गए। यानी कि बच्चों संग्राम की शुरुआत जो तय गई थी वो तारीख को नहीं, परंतु जिससे संग्राम का आयोजन तय की गई थी वो तारीख से नहीं, परंतु इससे पहले हो गया था। इससे क्या हो गया था? अंग्रेज को पता चल गया था। संग्राम का उग्र स्वरूप अधिकांश यानी कि 3 संग्राम का अधिकांश स्वरूप उत्तर भारत के कुछ सीमित क्षेत्रों तक सीमित था। यानी कि संग्राम में कई लोगों ने भाग लिए थे और कई लोगों ने भाग नहीं लिए थे। तो कई एरियो के हिसाब से क्षेत्रों में ही सीमित था। अधिकांश समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। कई लोग क्या हुए थे? समाज सुधारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्राम में जुड़े नहीं थे। यह बताता है कि संग्राम को चेतना से आप्लावित शिक्षित वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था? चेतना से लोग क्या थे? जागरूक नहीं थे, इसीलिए शिक्षित वर्ग उसमें सहयोग प्राप्त नहीं किया था। विशाल भारत अपनी विषमता के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्य के लोगों की भाषा, आहार, पोशाक आदि अलग अलग है। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते आए थे, इसीलिए अभी उसमें भारत मेरा देश है या हम भारत के नागरिक हैं ऐसा भावना प्रजा में आए या राजाओं में नेताओं में विकसित नहीं हुई थी। बहुत से राजा तो उस समय अंग्रेजों के पक्ष में थे अथवा वे उदासीन थे। यानी कि विशाल यानी कि सबसे बड़ा भारत देश है, अपनी विषमता के लिए वो प्रसिद्ध है और अलग अलग राज्य के लोग उसकी भाषा, उसका आहार, पोशाक आदि सब कुछ क्या है? अलग अलग है। वे ब्रिटिश शासन से पहले अलग अलग प्रादेशिक सत्ताओं के नीचे रहते थे, इसीलिए अभी उनमें भारत मेरा देश है, हम भारत के नागरिक हैं ऐसी भावना प्रजा में आई नहीं थी। और कई नेता क्या थे? अंग्रेजों के शासन के नीचे दबे हुए थे और उसके हस्तक के नीचे ही पले बड़े थे, इसीलिए राजाओं में भी उदासीनता थी। सिख और गुरखे अंग्रेजों के पक्ष में रहकर लड़ते थे। उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिख और गुरखे जो अंग्रेजों के पक्ष में रहकर 1857 का संग्राम में लड़े थे, उन्होंने संग्राम को निष्फल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संग्राम की सेना शस्त्रों और सेनापति की तुलना में अंग्रेज अधिक चढ़ बढ़कर
बढ़ चढ़ कर रहे थे। संग्राम की सेना और शस्त्र और सेनापति की तुलना में, यानी कि तुलना में देखें तो अंग्रेज अधिक चढ़ बढ़ कर रहे थे। अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के लिए बदले अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ते थे। इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए नहीं लड़ते थे। यानी कि अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में से अंग्रेजों को हराने के लिए अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लड़ते थे। इसलिए वे अन्य के लिए या समूह के लिए लड़ते नहीं थे। परिणाम और प्रभाव। तो बच्चों, परिणाम अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के मूल ध्येय में संग्राम निष्फल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए थे। तो बच्चों, परिणाम और प्रभाव में अंग्रेजों के पास से सत्ता वापस लेने के लिए मूल उद्देश्य से संग्राम निष्फल होने पर भी उसके कुछ युग परिवर्तक परिणाम प्राप्त हुए थे। तो बच्चों, भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन अंतर्गत आया। यानी कि भारत में कंपनी शासन का धीरे धीरे अंत होने लगा और भारत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। देशी राज्यों के आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद की गई और देशी राज्यों थे वो आंतरिक मामले में दखलगिरी बंद की गई। अंग्रेज सरकार को भारत में प्रतिनीति में परिवर्तन करना पड़ा। यानी कि अंग्रेज सरकार को भारत के प्रति नीति में परिवर्तन करना पड़ा। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते और सुविधा में वृद्धि की गई और भारतीय सैनिकों का जो वेतन मिल रहा था, भत्ता मिल रहा था और कितनी सुविधाओं थी उसमें वृद्धि की गई। भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में इस संग्राम ने प्रेरणा दी। तो भारत के लोगों में राष्ट्रीय हमारा कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। एकात्मक की भावना यानी कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से इस संग्राम में प्रेरणा मिली। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो प्रश्न 1 संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्वाध्याय आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 से 4 आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपको याद करना है। थैंक यू।